गुड मॉर्निंग बच्चों। हम्म इन लास्ट क्लास हमने लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी सारा देख लिया था। ठीक है, दो एक और प्रॉपर्टी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है? एनी डाउट? किसी को कहीं कोई डाउट है लास्ट क्लास की? किसी को कोई डाउट है तो बता देना। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वेरिएशंस। Variations. Living being possess variations and have ability to evolve with time. ठीक है, वेरिएशंस बहुत होते रहते हैं, न्यू स्पीसीज भी बनती रहती है ना। टाइम के साथ वो इवॉल्व होते रहते हैं, न्यू स्पीसीज बनाते रहते हैं। लिविंग बीइंग possess वेरिएशंस। और वेरिएशन कैसे होता है ये जब हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना। एंड हैव एबिलिटी टू इवॉल्व विद टाइम। सभी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है ये प्रॉपर्टी, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता ही है। ये डिफाइनिंग नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनको हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है हजारों सालों से, है ना। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं इवोल्यूशन के। एडॉप्टेशन नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। एडॉप्टेशन टू एडजस्ट। ठीक है, अब जो वेरिएशंस ऐसे होते हैं बेटा, जो अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। वेरिएशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पीसीज को एक्सटिंक्ट भी बना सकते हैं, है ना। तो जो यूजफुल वेरिएशंस होते हैं, यूजफुल वेरिएशंस एंड बिहेवियर help organisms to adjust well and successfully in its surrounding environment। इसी को हम एडाप्टेशन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो लिखिए यूजफुल वेरिएशंस। हाँ, यूजफुल वेरिएशंस बिहेवियर यूजफुल वेरिएशंस behavior useful variation behavior help organisms लिख दूं या लिख लोगे? बता देना आप लोग।
यूजफुल वेरिएशन बिहेवियर help organisms to adjust well, 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 and successfully, to adjust well and successfully in its environment are called adaptation, अब देखो बेटा, अब ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं मैं, है ना, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, नोट करके लिखोगे या स्टार लगा लो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, therefore we can say the living organisms are, क्या है जो अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving and self interactive, सेल्फ इंटरैक्टिव या सेल्फ रेगुलेटिंग, सॉरी सेल्फ रेगुलेटिंग लिखो, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, इंटरैक्टिव सिस्टम, ठीक है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, capable of responding to external stimuli, that is responding to external stimuli, that is consciousness, ठीक है ना बच्चों, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, कॉन्शियसनेस, वेरी गुड, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट पेज पे चलें, चलो देखो, अब बेटा मान लो आपने प्रोकैरियोट का नाम सुना होगा, बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने 9th में, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है ना, प्रोकैरियोट, इसमें केवल डीएनए ऐसे होता है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, साइटोप्लाज्म है, यूकैरियोटिक सेल,
जो होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, है ना, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ये सब पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, सभी में डीएनए पाया जाता है। ठीक है। डीएनए का जो बेसिक, डीएनए बना किसका होता है? कोई बताएगा आप लोगों में से डीएनए किसका बना होता है? कंपोनेंट, कंपोजिशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स, और बताओ, और प्रोटीन एंड लिपिड्स, धृति। नहीं बेटा, देखो हम लोग इसको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नो 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 नो, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए बना किसका होता है। ठीक है। +2 में पढ़ेंगे ये इनहेरिट कैसे करता है, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ले जाता है। ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। क्योंकि अगला स्टेटमेंट में लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं डीएनए की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है। अभी ये 4 पॉइंट याद रखना है आपको कि चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सभी में डीएनए पाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊं अगर आपको कि डीएनए जो होता है ये 3 तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, ठीक है, शुगर होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फास्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 होता है। फास्फोरिक एसिड, इसको पी से लिखना नहीं है, समझना है बस। और दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेसिस, ये जो है 2 तरह का होता है, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरीमिडीन। ठीक है। प्यूरिन में एडेनिन होती है, गुआनिन होती है, पायरीमिडीन में थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। ये ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। बड़ा टफ लग रहा होगा थोड़ा सा आपको अभी, बस सुन लो केवल। तो डीएनए में क्या होता है, शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। क्लियर? अब क्या है कि डीएनए को आपने ऐसा देखा होगा, डीएनए को आपने ऐसा देखा होगा। अगर इसको और बड़ा करके देखें हम, तो एक्चुअली डीएनए जो है ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स का बना होता है। इसके जो 2 थ्रेड दिख रहे हैं, एक तो मैंने बना दिया, दूसरा देखो बना रहा हूं मैं, ये ऐसे। तो ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर होता है। अगर इसको बड़ा करके देखें तो बेटा शुगर होती है, शुगर दोनों स्ट्रैंड में, ये दो दो जो 2 हमने धागे बनाए हैं, धागे जैसा, थ्रेड के जैसा, ये 2 थ्रेड को अलग अलग मैंने किया यहां पे। और एवरी शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद फास्फोरिक एसिड। ठीक है। सभी शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में फास्फोरिक एसिड से जुड़े होते हैं। ठीक है। और एवरी एवरी शुगर मॉलिक्यूल्स आल्सो अटैच्ड विद नाइट्रोजनस बेस, दैट इज एडेनिन है। तो ये जो है मान लो थाइमिन से जुड़ा हुआ है, तो थाइमिन और एडेनिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अगर मान लो इस शुगर के पास गुआनिन है, तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ेगा और ये सी एस से जुड़ जाएगा। मान लो यहाँ पे सी है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जी से और एस से। मान लो यहाँ पे टी है
तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन से और ये शुगर से। क्लियर? अब देखो मैं एक सर्कल बना देता हूं ऐसे। अब ये सर्कल जो है आज जो आप देख रहे हो ना, ये वही वो सर्कल हैं जो यहां पे दिख रहे हैं। तो डीएनए जो है इसको, इस सर्कल्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। इस सभी सर्कल को हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इनका अरेंजमेंट जो है अलग अलग जीन बनाता है और अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? SR/No लिखना है आपको। हाँ, कॉपी नहीं करना है। अभी बायोमोलिक्यूल में अच्छी तरह से डिटेल करेंगे और डिटेल करेंगे। हाँ ठीक है। तो देखो, अब जो कुछ बच्चे क्रोमोसोम बोल रहे थे, एक्चुअल में क्रोमोसोम क्या है कि अगर ये डीएनए है, ये अगर डीएनए है बेटा, तो ये डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है ना हमें। अगर इसको दूर से देखेंगे तो एक थ्रेड के जैसा हमें दिखेगा। ये डीएनए है, मतलब ये डीएनए भी ऐसा ही है। हमने केवल एक सिंगल बनाया लेकिन ये डबल है, दूर से देख रहे हैं। अब इसकी क्वाइलिंग हो गई, मान लो, सिर्फ समझाने के लिए है आपको। क्वाइलिंग हो गई कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे क्वाइल्ड हो गया ये। तो ये क्या है? क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम है। तो डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होगा? क्रोमोसोम इज द हाईली क्वाइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अरे मारेंगे अभी धृति, क्यों नहीं डिफरेंस है? कपड़े में और धागे में डिफरेंस नहीं है। ये जो मेरा शर्ट है ये थ्रेड का ही तो बना हुआ है, धागे का। तो धागे का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट शर्ट बना लिया। तो डीएनए का सुपर कोआइल्ड फॉर्म क्रोमोसोम है और डीएनए का एक सेगमेंट एक जीन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पर जो सीक्वेंस, यहां पे जो सीक्वेंस होगा वो एक जीन होगा, एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का, और वो एक कैरेक्टर को बनाएगा, एक्सप्रेस करेगा। तो अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो जो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पहले ऑर्गेनिज्म थे और जो प्रेजेंट में हैं सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इन फ्यूचर जो भी होंगे, वो सबका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉमन है, डीएनए है, दैट इज डीएनए। बट वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। इसलिए बोलते हैं कि वायरिंग डिग्रीज, ठीक है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं लेकिन उनकी डिग्री अलग अलग होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब लिखेंगे हम बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टेटमेंट लिखो, नोट करके लिखना। यहां पे मैंने ऑल ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, मतलब आप समझ लेना कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सबके लिए बात लिख रहा हूं मैं। जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब में, ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर शेयर
कॉमन जेनेटिक मटेरियल that is DNA. Share common genetic material that is DNA or linked one another. ब्रैकेट में लिख देता हूं, और linked one another by DNA. ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बट इनकी डिग्री अलग अलग होती है, मैंने बोला आपको। बट varying degrees share common genetic material, ठीक है। ये बात आप याद रखना। ये टॉपिक फिनिश हो गया बेटा, लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी फिनिश हो गई। अब है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। बेटा एक एरिया है, ये कोई एरिया है, जगह है, कोई जियोग्राफिकल एरिया है कोई। यहां पर ए स्पीसीज के कुछ लोग पाए जाते हैं, कितने हो गए? 4। बी स्पीसीज के भी कुछ लोग पाए जाते हैं, बी के हो गए 5। सी के भी कुछ लोग पाए जाते हैं, कितने हो गए? 5, 6। तो टोटल यहां पे पॉपुलेशन कितने टाइप की पॉपुलेशन है? टाइप ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? 3। बिल्कुल सही बात है, 3। तीन तरह की पॉपुलेशन है। ए पॉपुलेशन में 4 मेंबर्स हैं, बी में 5 हैं, सी में 6 हैं। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी बता रहा है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी बता रहा है बेटा कि स्पीसीज में कितनी है? 3 है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी केवल बात करेंगे, डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स present on the earth refers to biodiversity. बायोडाइवर्सिटी समझ में आया? The number and type of organisms, the number and type of an organisms present on earth refers to biodiversity.
डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और ये है बेटा 1.7 to 1.8 मिलियंस, ठीक है, मिलियंस स्पीसीज। लेकिन क्या ये नोन की अननोन? नोन स्पीसीज। अभी अननोन कितने हैं? अननोन 50 मिलियंस ऐसे हैं जिनके बारे में अभी हमको पता ही नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ विच 1.2 जो है 1.2 मिलियंस एंड 0.5 मिलियंस प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो अब बताओ 1.2 प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं? 1.2 डाइवर्सिटी प्लांट्स में है या एनिमल्स में है, ये आपको बताना है, गेस करना है। बताइए। सृष्टि प्लांट्स और कोई बोलेगा, कोई और बताएगा प्लांट्स, सेजल और कोई बोलो। सृष्टि। अब आपने एनिमल्स लिखा है। आदित्य प्लांट्स और बेटा 1.2 मिलियंस के नीचे लिखो एनिमल्स और प्लांट्स में लिखो 0.5 मिलियंस। हाँ, आपको लगता होगा कि प्लांट्स में डाइवर्सिटी ज्यादा, ऐसा नहीं है। ये है बेटा एनिमल्स और ये है प्लांट्स। और एनिमल्स में भी 70%, एनिमल्स में भी 70% बेटा क्या है? इंसेक्ट्स हैं। हाउस फ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, ये सब जो इंसेक्ट्स हैं ये टोटल एनिमल्स का 70% है। और टोटल पॉपुलेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में 70% होते हैं एनिमल्स और उसका 70% इंसेक्ट्स। क्लियर? हाँ, ये दो जगह इकोलॉजी में पढ़ोगे परसेंटेज जितना भी है ना। हाँ, इकोलॉजी टॉपिक है एक +2 में, यूनिट है पूरी इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में और बायोडाइवर्सिटी में पढ़ोगे वहां पर फिर से। तो ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेटा कॉपी कर लो फटाफट। टैक्सोनॉमी देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, कैरेक्टर्स के बेस पे डिफरेंट टैक्सा
में क्लासिफाई करना ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनॉमी होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, और टेक्सा को ही हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी भी, मतलब डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफाई करने को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे हम इसमें, बेस्ड ऑन based on characteristics all organisms can divided into different taxa और कैटेगरी। ठीक है, और इस प्रोसेस को जो हम ऐसा करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। द प्रोसेस is called taxonomy। ठीक है, it includes कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टर को चूज करना। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर। ये ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, किसके बाद क्या है। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, लीनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। लिख लिया, इसको वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे डिटेल, इसको वन बाय वन करके डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ कॉपी करो। एक और है टर्म सिस्टेमैटिक्स, एक और टर्म है सिस्टेमैटिक्स, उसको भी देखते हैं। सिस्टेमैटिक्स मतलब होता है सिस्टेमा, सिस्टेमा से बना है ये, और इसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और नेम किसने दिया था, सिस्टेमेटिक्स नेम गिवन बाय
Carolus Linnaeus in his book Systema Nature, सिस्टेमा नेचर में उन्होंने ये नेम दिया था, उस बुक में लिखा था सबसे पहली बार सिस्टेमेटिक्स वर्ड यूज किया था। और इट इज अ ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, इट इज ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की ब्रांच है ये, ठीक है। और एक्चुअल में सिस्टेमेटिक्स है क्या? इट इज अ सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्ट टू सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। बहुत बढ़िया किया यार, चल दे दी। बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिखिए। तो एक स्टेटमेंट लिखो। इट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इट इज द systematic arrangement of, it is the systematic arrangement of all the organisms with respect to similarity and differences between them, similarity and differences between them। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? बताना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन 1961, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों। इन 1961 in 1961 Simpson defined सिस्टमैटिक्स। जो सिम्पसन ने बेटा, सिम्पसन है ये, SIMPSON, सिम्पसन। सिम्पसन ने जो डिफाइन किया था बेटा, जो डेफिनेशन बताई थी, वही अभी भी हम मानते हैं करेक्टली, उसी को सही मानते हैं, उसी को करेक्ट मानते हैं जो सिम्पसन ने दिया था, लीनियस का नहीं आज के डेट में, ठीक है ना। इन्होंने बताया था कि सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल दियर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कौन पहले ऑर्गेनिज्म आया, कौन बाद में आया, और दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। कि एक एंसेस्टर के चार ऑर्गेनिज्म है, चारों का जो एंसेस्टर था, पूर्वज था, वो एक ही था। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो लिखिए सिम्पसन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, इट इज द स्टडी ऑफ
डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स it is the study of diversity of an organisms and all their evolutionary relationships. And all their evolutionary relationship. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स it includes आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डर याद रखना है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखना किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद है क्लासिफिकेशन. देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा है काम, क्लासिफिकेशन बाद में आया है, नॉमेनक्लेचर पहले आया है. टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन पहले था. ये दोनों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. ठीक है, इसको ध्यान में रखना है. अब एक दो कॉलम बनाओ, छोटा सा है, बड़ा नहीं बनाना. पहले में लिखना है क्लासिकल टेक्सोनॉमी, या इसी को बोलते हैं ओल्ड टेक्सोनॉमी. क्लासिकल टेक्सोनॉमी और ओल्ड टेक्सोनॉमी. ठीक है, इसमें लिखना है बेटा मॉडर्न टेक्सोनॉमी, या इसी को कहते हैं हम न्यू सिस्टेमैटिक्स. न्यू सिस्टेमैटिक्स या मॉडर्न टेक्सोनॉमी या न्यू टेक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं. न्यू टेक्सोनॉमी, इनमें डिफरेंस क्या है? ओल्ड टेक्सोनॉमी है पहले जो माना जाता था, तो ये बेस्ड था बेटा केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन, it is based on morphological characters. मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या? जो बाहर से दिखता है, बाहर से जो हमें दिखता है. ठीक है, हाँ. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब यहां पर मॉर्फो स्पीसीज, जो मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो एक जैसे दिखते हैं उनको हम सेम स्पीसीज में रखते हैं. ओल्ड टेक्सोनॉमी ऐसा मानता है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं है. पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? इट फॉलो बायोलॉजिकल
स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये हम डिटेल पढ़ेंगे, दोनों को हम डिटेल पढ़ेंगे अभी बाद में, मतलब कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल परसों की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, इट इज बेस्ड ऑन टाइपोलॉजिकल, ये मैंने टाइपोलॉजिकल लिखा हुआ है, टाइपोलॉजिकल, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। हाँ, अब टाइपोलॉजिकल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि टाइपोलॉजिकल मतलब क्या। टाइपोलॉजिकल का मतलब है बेटा, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ये कहता है कि कोई स्पीसीज है उसमें कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, मतलब वो स्टैटिक है, कोई भी स्पीसीज स्टैटिक होती है, मतलब स्टैटिक मतलब कि स्टेबल, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ऐसा बोलता है। टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट का मतलब होता है ये। तो अलग से चाहो तो आप कहीं लिख लो, टाइपोलॉजिकल का मतलब, टाइपोलॉजिकल का मतलब बता रहा हूं मैं। टाइपोलॉजिकल मीन्स क्या बताया मैंने, स्पीसीज आर बिलीव्ड टू बी स्टैटिक, स्पीसीज आर बिलीव्ड टू बी स्टैटिक और इम्यूटेबल, मतलब उसमें म्यूटेशन हुआ ही नहीं है, मतलब जैसी थी वैसी आज है और आगे भी रहेगी। इम्यूटेबल, IMMUTABLE, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है बेटा। हाँ ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ। अब जो मैंने आप लोगों को अभी लिखवाया था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में, ठीक है, चारों पॉइंट के बारे में वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है कैरेक्टराइजेशन, नंबर वन, कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टर को चूज करना, ठीक है, कैरेक्टर को सेलेक्ट करना बेटा, ये बड़ा मुश्किल का काम है। जैसे कैसे मुश्किल है ये मैं बता रहा हूं आपको। आपने आर्थ्रोपोडा पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा होगा अभी, आर्थ्रोपोडा नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने अभी तक, है ना। अभी तो पोरीफेरा पढ़ लिया, पोरीफेरा एनिमल किंगडम में, अच्छा ठीक है। अब देखो, नाइन्थ में आप लोगों ने आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, तो आर्थ्रोपोडा में देखो बेटा, स्कॉर्पियन भी है, बिच्छू, कॉकरोच भी है जो उड़ता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन एक्टिव तो होता है बहुत, हाउस फ्लाई जो बहुत उड़ती है,
मॉस्किटो भी उड़ता है। लिमुलस जो पानी में रहता है उड़ता नहीं है, ठीक है। लिमुलस। तो स्कॉर्पियन देखो कैसा है, और मॉस्किटो कैसा है, हाउस फ्लाई कैसा है। अब देखो इनमें बड़ा डिफरेंस है, लेकिन सभी को सेम फाइलम में रखा गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि कोई ऐसा कैरेक्टर है इसमें जो कॉमन है, तो ये सबको नहीं दिख रहा। आपको तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखने वाले ने इसको भी देखा, समझा। और वो है हेड, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो कैरेक्टर को चूज करना एक साइंस के साथ साथ बेटा एक आर्ट भी है, ठीक है। और ये बाद में गलत भी हो सकता है, बाद में कोई बोल सकता है कि ये गलत है। कैसे गलत है? देखो कैसे गलतियां हो सकती हैं, देख लो। एक रूम है बेटा, ठीक है। इस रूम में एक हाथी रख बैठा हुआ है, ठीक है। यहां पे चार लोग हैं, ए बी सी एंड डी। इन चारों अंधे हैं मान लो। अंधे इन द सेंस कि सबको असली वाला कैरेक्टर नहीं दिखाई देता है। अब इन चारों को अगर हम भेजा जाए बारी बारी से, तो ए गया और इसका पैर पकड़ लिया, तो इसने कहा कि नहीं, इस ऑर्गेनिज्म को पिलर लाइक एनिमल्स में रखना चाहिए, क्योंकि उसको लगा कि पोल के जैसा है, क्योंकि पैर पकड़ लिया ना। सी वाला गया और इसका सूंड पकड़ लिया, तो इसने कहा कि तो मस्कुलर है, तो इसको मस्कुलर वाले और कैटेगरी में रखना चाहिए। बी वाला गया कूद के इसके ऊपर बैठ गया, यहां पर कान को पकड़ लिया, तो कहा कि तो फैन के जैसा है, तो फैन वाले कैटेगरी में रखना चाहिए। डी वाला गया, इसको पूंछ पकड़ लिया, वो कह रहा है कि तो बहुत हेयरी है, इसको हेयरी वाले कैटेगरी में रखना चाहिए। क्या चारों सही हैं या गलत है? बताओ। हाँ, ऑल सभी रॉन्ग है बेटा। ऐसा क्यों? कैरेक्टर असली वाला दिखा ही नहीं उनको, ठीक है। तो ये एक आर्ट भी है। और एक्सटर्नल फीचर भी इसमें देखते हैं बेटा। डेवलपमेंटल प्रोसेस भी हमें देखना चाहिए, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखना चाहिए। मतलब वो कैसा है, उसमें खाना बनाता है नहीं बनाता है, सेप्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, पैरासाइटिक है, क्या है ना। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस देखना चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहिए सेल का, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन क्या हुआ? इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। लिखिए, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ characters of an organisms, ठीक है, उसको समझना। सच एज external and internal structure of cell, developmental process
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। ठीक है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी लिख लो, लिख सकते हो। अब आता है इसके बाद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में लिखो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, based on characteristics, the identification of the organisms based on characteristics, based on characteristics, the identification of the organisms, identification of the organisms is carried out, is carried out to know whether it is similar to know, KNOW, know whether it is similar to any of the known group of taxa, known group of taxa या कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी में इसको रखा जाए, आइडेंटिफाइड करते हैं, खोजते हैं कि ये किस कैटेगरी का है कैरेक्टर के बेसिस पे। अब तीसरा हेडिंग दे दो नॉमेनक्लेचर। बच्चों तीसरा हेडिंग दे दो नॉमेनक्लेचर। तीसरा हेडिंग दीजिए नॉमेनक्लेचर, और इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है बच्चों, सब कुछ समझ में आया आज? ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है अभी। ओके बाय बेटा।